we are going to start another very important topic. The chapter name is the financial plan. As you know, we are covering our interview and business management course, and today we are going to start chapter number 10, which name is the financial plan. Financial plan is very important and essential for any business. फाइनेंशियल प्लान की हैसियत ऐसी है जैसे वजूद के अंदर ना बैकबोन की हैसियत है, ग्रीड की हड्डी की हैसियत है। फाइनेंशियल प्लान को समझे बगैर, उसको अंडरस्टैंड किए बगैर और उसको प्रॉपरली तौर पर इम्प्लीमेंट किए बगैर कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि जो हमारे बिजनेसेस हों या हमारी स्टडीज हों, उसमें जो फेलियर की वजह ये नहीं होती कि 90% लोग जो हैं वो बड़ा ड्रीम्स देखते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते, बल्कि उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो छोटा ड्रीम्स देखते हैं और उसको अचीव करना है। ठीक है, तो अपने फेलियर्स को अगर कम करना है तो ये कि अपनी सोचों को एक्सपेंड करें और अपनी हर चीज़ पर आपकी एक विजन हो, आपकी एक इंटरेस्ट हो, आपको पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं, उसको प्रॉपरली किस तरीके से आपको कैरी करना है और मंजिल तक लेके जाना है। तो आज जो हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने के लिए जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला टॉपिक है लिख लें द ऑपरेटिंग बजट एंड कैपिटल बजट। नंबर 1 टॉपिक द ऑपरेटिंग बजट एंड कैपिटल बजट। नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट। नंबर 3 कैश फ्लोज स्टेटमेंट्स and balance sheet. Number 4 देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट and balance sheet. Number 4 break even analysis. Number 5 pro forma sources and application of funds. Pro forma sources and application of funds. Next है computer software packages for financial management. Computer software packages for financial management. ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझते जाएंगे और फिर साथ साथ इसको हम लिखते जाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं, बजट कौन सा होता है? ऑपरेटिंग बजट वो होता है जो बिजनेसेस के अंदर डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बनाया जाता है। यानी कि जो रूटीन मैटर्स जो होते हैं बिजनेस के, उन मैटर्स को कवर करने के लिए, उन मैटर्स को हल करने के लिए, सोल्यूशन निकालने के लिए, उनके एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आप क्या करते हैं, अपना ऑपरेटिंग बजट बनाते हैं। ऑपरेटिंग बजट कौन सा होता है? जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं बिजनेसेस में, उनके लिए जो है वो बनाया जाता है। जो रूटीन मैटर के एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो कवर करता है। लिख लें इसको आसान लफ्जों के अंदर। अब ऑपरेशनल बजट एंड ऑपरेशनल बजट और एन ऑपरेटिंग और रिकरेंट बजट बंद करें। ऑपरेशन बजट जैसे मैंने आपको बताया, इसको जो डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं किसी भी बिजनेस के, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के, किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के जो डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस होते हैं, उन रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए इसको बजट को बनाया जाता है। जो भी आपका सुपरवाइजर होता है डिपार्टमेंट का, या कोई जो फाइनेंस मैनेजर होता है, या जो भी फाइनेंस को जो देख रहा होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कोई भी हो जिसको देख रहा होता है, वो क्या करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के बजट को मंथली बेसिस पर रिव्यू करते हैं कि क्या वो प्रोजेक्टेड बजट जो है वो जो उन्होंने बनाया था वो उसके जो मंथली एक्सपेंसेस हैं उसको मीट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ऑपरेशनल बजट कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स लिख लें। एग्जांपल
एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताई कि आपकी माइनर रिपेयर हो या मेजर रिपेयर हो, आपकी जो ऑफिस सप्लाईज हैं, आप कोई कंप्यूटर ले रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं, कोई प्रिंटर ले रहे हैं या रिपेयर करवा रहे हैं, आपकी कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग फीस है जो आप पे कर रहे हैं, ठीक है, कोई रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं इसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सब का सब किस में आ जाएगा, आपके ऑपरेटिंग बजट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? इससे कुछ क्वेश्चन है तो मुझसे पूछो। अब आ जाए, हम बात करते हैं कैपिटल बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैपिटल बजट बेसिकली हम कंपनी क्यों बनाती है कि कंपनी जो आने वाले वक्तों के अंदर अपने पूरी एसेट्स को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी की पोजीशन को एक्सपेंड करने के लिए, अपने स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो वो अपने फिक्स एसेट्स के अंदर एक्सपेंसेस करती है, जो बिल्डिंग के अंदर, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के अंदर, जो मशीनरीज के अंदर, जो उनकी मेंटेनेंस के अंदर जो वो एक्सपेंसेस करती है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, एक कैपिटल बजट बनाना पड़ता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप कोई मेडिसिन कंपनी के हवाले से कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपको प्लांट में बड़ी बड़ी इक्विपमेंट्स, वहाँ पर मशीनरीज चाहिए, तो आप बजट बनाएंगे कि जी हमें ये मशीनरी आने वाले वक्तों में लेनी है, तो हमें इसका कितना बजट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कोई एग्जिस्टिंग मशीनरीज की मेंटेनेंस, बड़ी मशीनरीज की मेंटेनेंस के लिए आपको करना पड़ता है, उसके लिए एक बजट बनाएंगे। यानी कि कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल बजट होता है जो फिक्स एसेट्स के ऊपर वो कंपनी जो करती है, जो अपनी अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए जो वो बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल बजट। इसको मजीद हम देख लेते हैं, लिख लें। कैपिटल बजट बनाते हैं जब आप कोई लॉन्ग टर्म अपग्रेड्स करना चाहते हैं अपने किसी मशीनरीज के अंदर, किसी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर, या फिर कोई रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। आपको पता है कि एक मशीनरी है, उसकी यूजफुल लाइफ है 3 साल, और 3 साल के बाद हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, तो आपने 3 साल के बाद क्या करने के लिए हमें आपने पहले ही प्लान करना है कि 3 साल के बाद जब मुझे रिप्लेसमेंट करनी है तो मेरे पास इतने पैसे मौजूद हों। और अगर जब आप 3 साल के बाद सोचेंगे तो फिर आप कैसे जो है वो उसको अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वो क्या कहते हैं, वो जापानीज प्रोवर्ब कहते हैं कि इफ यू फील थर्स्टी एंड यू थिंक दैट यू मस्ट डिग अ बॉल, कि आपको प्यास लगी है और आपको सोचना चाहिए कि मैं कुआं खोद लूँ, तो उससे पहले आप कुआं खोदना चाहिए जब आपको प्यास लगने वाली हो। आपको पहले से प्लान करना चाहिए कि मैं पहले से इसको एक कुआं खोदूँ जाकर मुझे पानी मैं अरेंज कर सकता। समझ आ रही मेरी बात की? तो ये है, इसको देखना। कैपिटल बजट कैन हेल्प बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल बजट की एग्जांपल्स आप देख लें। कैपिटल बजट की एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपने कोई ऑफिस की बिल्डिंग लेनी है, आपने कोई इक्विपमेंट लेना है, उसके लिए आप क्या बनाएंगे, कैपिटल बजट बनाएंगे। आपने कोई एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट की अपग्रेडेशन करनी है, उनको रिप्लेसमेंट करना है, उसके लिए क्या होगा, कैपिटल बजट आप बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो टेंजिबल एसेट्स हैं उनके लिए भी जब आपको जो आपने आने वाले वक्त में परचेज करने हैं, उनको भी आपने उनके लिए भी क्या बनाना है, जो है वो कैपिटल बजट बनाना है। जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी चीज़ की कॉपीराइट्स आप परचेज कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कोई फ्रेंचाइज है और वो फ्रेंचाइज आप बाय कर रहे हैं, उस फ्रेंचाइज के कॉपीराइट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर आप किसी से कस्टमर लिस्ट बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ रहा है, आपको जो आगे ऊपर आगे उनको मेक कस्टमर कैपिटल बजट, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन है मुझसे पूछो। इनकम स्टेटमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम इसको एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस मैनेजमेंट को पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, सेल्स और रेवेन्यू समझते हैं, और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस का नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता, सेल्स की रेवेन्यू नहीं होती, बल्कि सेल्स के अंदर से बहुत सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस को, कॉस्ट को निकाला जाता है, और निकालने के बाद जो अमाउंट सामने आती है उसको हम क्या कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। इनकम स्टेटमेंट बेसिकली ये बताती है कि इस एक अरसे के अंदर, एक माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 साल के अंदर, जितने अरसे की भी आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, यूजली जो होता है, जो एक माह, हर माह की इदारा देख रहा होता है कि उसने कितनी इनकम कमाई, और वो 6 माह क्वार्टर के बाद भी देख रहे होते हैं, बाद इदारे पास जो है वो साल के बाद भी देख रहे होते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जो है वो आपको बता रही है बेसिकली कि आपने
इस पूरे अरसे के अंदर कितनी इनकम आपने जनरेट की, ठीक है, या फिर आपको लॉस होगा, ठीक है। तो वो आपको स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर आप प्रॉपरली जो है उसको कैलकुलेट करते हो, अपनी टोटल सेल्स के अंदर से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के बाद ग्रॉस आपके पास इनकम आती है, जिसके अंदर से आप जाकर अपने सारे एक्सपेंसेस निकालते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप सारे निकालते हो जो मैंने आपको भी बताए हैं। और फिर कहीं डाउन को अगर किसी किस्म का टैक्स भी आप पे कर रहे हैं तो वो उधार निकालने के बाद आपने फिर जो अमाउंट नीचे बॉटम पर आती है उसको क्या कहते हैं, नेट इनकम या फिर नेट लॉस। या तो आपकी इनकम होगी कि आपने सेल्स में से कॉस्ट निकालने के बाद आपको पता लगा कि आप आपने 1 मिलियन जो है वो आपके पास नेट इनकम है तमाम एक्सपेंसेस के बाद, और अगर आपको पता लगा कि नहीं मैंने 1 मिलियन की बजाय 0.5 मिलियन जो है वो माइनस में जा रहा हूँ, तो वो लॉस होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट। लेकिन इसको ऐसी बहुत चीज़ें आती हैं, उसमें आपकी इनकम स्टेटमेंट है, उसमें आपकी बैलेंस शीट है, उसमें आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। इनको जब आप रिव्यू करते हो तो आपको क्या पता चलता है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, ठीक है ना। अगेन आई रिपीट कि जो आपकी सेल्स है वो आपको वो आपकी इनकम नहीं होती है, उसके अंदर से आपको इनकम निकालनी होती है, ठीक है। उसके अंदर से आप जो अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को, अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जब आप निकालते हैं तो फिर वो आपको बताती है कि बेसिकली आपने गिवन पीरियड के अंदर जो है वो प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस किया है, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम स्टेटमेंट। अगला देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट। फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को थोड़ा समझने पहले फिर हम इसको देखते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कौन सी होती है कि गिवन पीरियड के अंदर कितना कैश आपके बिजनेस के अंदर आया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश इनफ्लो स्टेटमेंट और कैश आउटफ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कितना कैश आपके गिवन पीरियड के अंदर कैश इस बिजनेस के अंदर आया और कितना कैश बिजनेस के अंदर से गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इनफ्लो और कैश फ्लो। ठीक है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हमारी इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, जो आपको बताती है कि बिजनेस के अंदर कैश कितना आया और बिजनेस के अंदर से कैश कितना गया। तो वो उसको हम मेजर करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखते हैं। अब इसको लिख लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या हम बात कर रहे हैं कि हम डेब्ट और इक्विटी के हवाले से जो आपका कैश फ्लो बनता है, ठीक है। इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज हैं उसके अंदर हमने क्या देखा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो आप फिजिकली एसेट्स और नॉन फिजिकल एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, उसकी बेसिस पर जो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होती है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जैसे हमने बताया कि आपके जो डे टू डे मैटर्स के जो इनकम एंड रेवेन्यू के लिए हवाले से जो डिटेल कैश फ्लो आपके साथ बना रहे हैं, आपके सामने आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये कैश फ्लो को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने पहले देखा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर दूसरा हमने देखा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा फिर हमने देखा फाइनेंसिंग, राइट। यहाँ तक क्वेश्चन है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ये होती है कि जो आपका डेब्ट यानी कर्जा और इक्विटी की बुनियाद पर आप उसके ऊपर बना दो, सेविंग या बाय। इक्विटी क्या होती है, आप भी देखें ना, इक्विटी शेयर होता है कंपनी का, जो कि हम बनाते हैं मार्केट में कुछ पैसों के लिए। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो 2 चीजें बिजनेस के अंदर होती हैं, वो कौन कौन सी, एक कैश और एक कैपिटल, ठीक है ना। क्या वो कैश बिजनेस लग रहा होता है और कैश नहीं कर रहा होता है, कि जब आप बिजनेस में जब भी कोई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल इक्विटी होती है, वो आप कर रहे हो या आप किसी को शेयर सेल करके वो दे रहे हो और वो आपके बिजनेस के अंदर आ रहा हो, और उससे फिर आप इनकम जनरेट करते हैं। जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है वो आपका मुनाफा, जो वो मुनाफा नहीं होता, उस इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद जो इनकम जनरेट होती है ना, जो नेट इनकम आपके पास आती है, वो आपका प्रॉफिट होता है। समझ आ गई। और कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये बैकबोन है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि उनको ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में उनको इनकी अंडरस्टैंडिंग हो, वरना बिजनेस का वो लॉस कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बैलेंस शीट।
बैलेंस शीट। ठीक है ना, बैलेंस शीट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जैसे मैंने आपको बताया इनकम स्टेटमेंट है, ये कैश फ्लो है। बैलेंस शीट बेसिकली आपको बताती है कि किसी कंपनी की जो नेट वर्थ वो क्या है, यानी कि उसके पास कितने एसेट्स हैं, कितनी उसके पास लायबिलिटीज हैं और कितनी उसके पास ऑनर इक्विटी। बैलेंस शीट का एक फॉर्मूला ये है, हम जनरली जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम इसके यूनिवर्सल फार्मूला फॉलो करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी इक्वेशन है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। जब भी आप बैलेंस शीट को बनाएंगे तो ये इक्वेशन को प्रूव आपको करना है, यानी कि आपके लेफ्ट साइड पर एसेट्स हैं और आपके राइट साइड पर ऊपर लायबिलिटीज हैं और नीचे जो है वो क्या है, ऑनर इक्विटी। उनका समझ के इक्वल है। और नीचे बॉटम लाइन दोनों के बराबर है। यस सर। ठीक है ना, वो एसेट्स की जो वर्थ है वो एसेट्स की वर्थ यहाँ जो आपने आपका कैपिटल है वहां से पैसे गए होंगे, आपने एसेट्स परचेज किया होगा। ठीक है, और जो उधार में लिया है वो लायबिलिटीज में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो लायबिलिटीज और एनर इक्विटीज को प्लस करके आपकी एसेट साइड जो है वो बराबर दोनों की होगी, तो ये इक्वेशन प्रूव होगी। और फिर नीचे लाइन आपको पता चलेगा कि 10 मिलियन की एसेट्स हैं और 10 मिलियन की ही जो है वो लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी बनता है। सिंपली क्या है, आपने 10 मिलियन बिजनेस में लेकर आए जिसमें से आपने 11, अगर लेट्स सपोज कि आपने 11 मिलियन के एसेट्स खरीदे तो 10 मिलियन आपको ऑनर इक्विटी में नजर आएगा और 1 मिलियन आपको अकाउंट में नजर आएगा, और वो ही वर्थ आपको एसेट्स के अंदर नजर आएगी, तो वो दोनों 10 मिलियन बराबर नजर आएंगे आपको लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब बैलेंस शीट इज अ समरी ऑफ द बैलेंस शीट की हम बात करते हैं तो वी शुड शो प्रोवाइडर बिजनेस, वो बिजनेस पार्टनरशिप हो, वो कॉर्पोरेशन हो, वो लिमिटेड कंपनी हो, गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, कोई भी हो, ये बैलेंस शीट क्या होती है, उसके फाइनेंशियल बैलेंसेस की समरी होती है जो बताती है कि किसी भी कंपनी की, किसी को गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, उसके पास एसेट्स कितने हैं, उसने कितने इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद कितनी लायबिलिटीज। ठीक है ना, अगर लायबिलिटीज ज़्यादा होंगी तो लोग उसके पास इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आएंगे, और अगर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा तो लोग उसके पास, क्यों ये लोग जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अपनी बैलेंस शीट वगैरह पब्लिश करवा रहे होते हैं ताकि लोगों का एक ट्रस्ट उनके ऊपर बिल्डअप हो और लोग अपना पैसा उनकी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। उनके पास पैसा है और लोगों को जो वो उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉफिट की सूरत में, उनको शेयर की प्रॉफिट की सूरत में उनको मुनाफा मिले। इस तरह क्या होगा कि फिर वो आपस में मिलकर आगे चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। बैलेंस शीट का समझ आगे? यस सर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन पहले समझना फिर हम क्या करें। ठीक है सर। ब्रेक इवन कौन सा लेवल होता है, कौन सी स्टेज होती है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम पहली स्टेज से जब गुजरते तो ब्रेक इवन की स्टेज पर आते हैं। तो ब्रेक इवन की स्टेज जो बिजनेस में ना कोई प्रॉफिट है और ना ही कोई लॉस है, इन क्लाइंट से हम चलते हैं, फिर हम उसके बाद ब्रेक इवन के बाद फिर हम मेच्योरिटी पर आ जाते हैं। मेच्योरिटी को लेवल होता है जहाँ पर आपको अपनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती हैं, मतलब बिजनेस को मेंटेन रखते हैं और वो आपका बिजनेस जो है आपको प्रॉफिट दे रहा हो। लेकिन उससे पहले एक स्टेज होती है ब्रेक इवन की, जिससे आपको गुजर के मेच्योरिटी तक अपने बिजनेस को लेके जाना होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ब्रेक इवन एनालिसिस इसलिए करते हैं, ये हमें बताता है कि हमारी कौन सी प्रोडक्ट या सर्विसेज कब प्रॉफिटेबल होगी, एट विच लेवल, व्हाट स्टेज। यानी कि ब्रेक इवन एनालिसिस से आपको पता चलता है आप अगर एक मोबाइल बना रहे हैं तो वो एक मोबाइल कब जाकर आपके लिए प्रॉफिट कमा कर आपको देगा, ठीक है, कितने पीरियड के अंदर और कितनी आप उसके साथ। तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कब जो है वो प्रॉफिटेबल होंगी और आपको बिजनेस से उस प्रोडक्ट की वजह से या सर्विस की वजह से प्रॉफिट मिलना शुरू हो। चलिए लिख लें इसको, ब्रेक इवन एनालिसिस